हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। अबॉर्शन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये है हमारा अबॉर्शन पार्ट 3, ठीक है, जिसे हम एमटीपी कहते हैं। क्या बोला है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी मीन्स इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी using approved medical और सर्जिकल मेथड विथ इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ, ठीक है, जिसे बोला जाता है आपका एमटीपी एक्ट इंडिया का। ठीक है, तो क्या बोला है आपका कि जो एमटीपी का मतलब है आपका प्रेगनेंसी को इंटेंशनली टर्मिनेट करना, मतलब आप इंटेंशनली जानबूझ के प्रेगनेंसी को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी को आप जानबूझकर एंड कर रहे हैं। और क्या होता है, किसके अप्रूव्ड में? अप्रूव्ड मेडिकल या सर्जिकल मेथड के थ्रू, ठीक। और ये सब जो होगा वो लॉ के लिमिट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, मतलब एमटीपी एक्ट में जो लॉ बना हुआ है उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आप टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को, मतलब खत्म करेंगे। फिर क्या बोला है, इंडिया इनेक्टेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट इन 1971, ठीक है, मतलब क्या बोला है आपका इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बनाया गया था, ठीक है। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1972, ठीक है, ये एक्ट 1 अप्रैल 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर क्या बोला है, इट वॉज सबिस्क्वेंटली अमेंडेड इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन 2002 एंड 2021। बाद में इस एक्ट को अमेंडमेंट्स भी किए गए थे, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या थे, 2002 टू 2021 में हुए थे, ठीक है। अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है आपका, कोई चीज़ में बदलाव या फिर सुधार, ठीक है, इसमें मतलब कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस किया गया था। कब? 2002 टू 2021। नेक्स्ट क्या बोला है आपका, कंडीशन अंडर विच प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड, ठीक है, मतलब कौन कौन से कंडीशन के अंडर में आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो क्या बोला है आपका, मेडिकल इंडिकेशन, प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड व्हेन कंटिन्यूअस ऑफ प्रेगनेंसी में रिस्क द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और कॉजेज ग्रेव इंजूरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है, मतलब कौन से कंडीशन में आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे हो। तो आपका मेडिकल इंडिकेशन में क्या बोला है आपका, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को रिस्क हो सकता है, या फिर उसकी फिजिकल या फिर मेंटल जो कंडीशंस है वो सीरियस हो सकती है, इंजूरी पे आ सकती है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, ये लॉ के हमारे अंडर में आता है। फिर क्या बोला है आपका, फीटल एबनॉर्मलिटी। फीटल एबनॉर्मलिटी when there is a substantial risk that the child if born may suffer from serious physical और mental abnormalities, ठीक है, मतलब क्या बोला है, जब सबस्टेंशियल रिस्क हो कि अगर चाइल्ड बॉर्न होता है और उसमें सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज दिखती है, ठीक है, तो इस टाइम में हम प्रेगनेंसी को, मतलब एक जो प्रेगनेंसी होगा वो टर्मिनेट किया जा सकता है। और प्रेगनेंसी मतलब इसमें बोलेंगे तो ग्राउंड लेवल पे रहेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको प्रेगनेंसी को खत्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेप, ठीक है, प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेप इज कंसिडर अ ग्राउंड अंडर द एमटीपी लॉ सब्जेक्ट टू दी एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मतलब क्या बोला है आपका, अगर प्रेगनेंसी रेप के रिजल्ट में हुई है, जो अभी आप कंटिन्यूअसली न्यूज़ सुनते रहते हैं, ठीक है, तो रेप के रिजल्ट में अगर प्रेगनेंसी हुई है, फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, तो एमटीपी लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट का एक ग्राउंड माना जाता है, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट मतलब किया ही जाएगा, लेकिन एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे मतलब जो विक्टिम जो है वो सारे सिनेरियो को बताएगी, उस हिसाब से वो सारे सिनेरियो के हिसाब से हम सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करके ही हम फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या बोला है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिवाइस में बी कंसिडर अ ग्राउंड अंडर द लॉ सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल कंडीशन एंड गेस्टेशनल एज लिमिट, ठीक है, मतलब क्या बोला है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब वही है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर कॉपर्टी या कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो फेल हो गया है, तो एप्लीकेबल कंडीशन और प्रेगनेंसी की जो गेस्टेशन एज लिमिटेड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेगनेंसी में उसको 7 महीना हो गया है, 8 महीना 9वां महीना हो गया, वैसा नहीं, जो गेस्टेशन पीरियड है उसके लिमिट के अकॉर्डिंग एज है, तो ये भी मतलब लॉ के अंडर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का मतलब किया जा सकता है, ठीक है, पर मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट ग्राउंड लेवल पे किया जा सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट
हु कैन परफॉर्म एमटीपी, ठीक है। मतलब बोल रहा है आपका कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कौन परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ों को कैसे चलाते हैं, कौन चलाते हैं। तो यह बोला है एमटीपी शुड बी परफॉर्म्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर who meets the required qualification and work in the facilities approved recognized as required by law, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका कि एमटीपी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखता हो और ऐसी फैसिलिटीज में वर्क करता हो जो लॉ के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इट शुड बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। एमटीपी जो एक्ट है, ठीक है, ये रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किया जाना चाहिए, उसका मतलब ये है। तो मतलब क्या हो रहा है ये कि जो जैसे सिंपल आप एक रजिस्टर्ड नर्स है, आप बीएससी नर्सिंग अभी कंप्लीट करेंगे, फिर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, आपकी डिग्री आएगी, तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स कहलाएंगे, ठीक है, मेल या फीमेल। तब आप जो है आप एज अ हॉस्पिटल में नर्स बनने के लिए आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, ठीक है। आप अपनी क्वालिफिकेशन को लेके जाके आप एज अ नर्स वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल वही है कि जो एमटीपी एक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, ठीक है, जिनको जो उनका जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उनके पास वो प्रेजेंट है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, और साथ ही साथ वो उनको वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क जो फैसिलिटीज है जो भी लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीजें उनके पास है, वो एमटीपी एक्ट पे मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, उस लॉ को पारित कर सकते हैं, दे सकते हैं, उस बारे में बोला है। नेक्स्ट है आपका प्री रिक्वेस्टिसाइज फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की क्या क्या शर्तें हैं, तो क्या क्या है आपका, when a pregnant woman approach a doctor requesting abortion, counseling, clinical examination and necessary investigation should be done before taking a decision regarding termination of pregnancy। मतलब क्या बोला है आपका कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन अबॉर्शन के लिए डॉक्टर के पास आती है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का डिसीजन लेने से पहले काउंसलिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे की जाती है, ठीक है। इसमें आता है पहला आपका काउंसलिंग। A woman seeking abortion may not fully understand the risk associated with abortion. The doctor should be explain the possible post abortion complication to the woman, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका कि अबॉर्शन के लिए आने वाली जो भी वुमेन है वो अबॉर्शन से रिलेटेड रिस्क की मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर जो है वो उससे पहले पॉसिबल पोस्ट अबॉर्शन कॉम्प्लिकेशन के बारे में उसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिर आता है टू वुमेन शुड बी गिवन एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर एंड फॉलोअप, ठीक है। वुमेन को प्रोसीजर और उसके बाद के फॉलोअप केयर के बारे में एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन भी हमको देनी चाहिए। ये है इसकी प्री रिक्वेस्टिसाइज मतलब आवश्यक शर्तें। फिर आता है आपका दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या बोला है, असेस द जनरल हेल्थ कंडीशन ऑफ द वुमेन, ठीक है। जिसमें क्या है आपका कि वुमेन का आप जनरल हेल्थ कंडीशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वुमेन की जनरल हेल्थ कंडीशन आप असेस करेंगे। फिर आता है कन्फर्म द प्रेगनेंसी एंड डिटरमाइन द गेस्टेशनल एज, ठीक है। प्रेगनेंसी को कन्फर्म किया जाता है और प्रेगनेंसी की गेस्टेशनल एज को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, कि क्या कहाँ तक पहुंचा है, कौन से वीक में पहुंचा है। फिर आता है आपका चेक फॉर एनी मेडिकल कंडीशन दैट में अफेक्टेड द प्रोसीजर, ठीक है। साथ ही साथ ये चेक किया जाता है कि कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जो प्रोसीजर को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या बोला है आपका एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल कंडीशन। क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन की जाती है। सेकंड इज अल्ट्रासाउंड मे बी डन व्हेन रिक्वायर्ड टू द कंफर्म गेस्टेशनल एज एंड प्रेगनेंसी लोकेशन। जब रिक्वायर्ड हो अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है तो प्रेगनेंसी की गेस्टेशनल एज और प्रेगनेंसी की लोकेशन कंफर्म करने के लिए, ठीक है। मतलब कि अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग प्रेगनेंसी का जो भी गेस्टेशन एज है, प्रेगनेंसी का लोकेशन, ये सारी चीज़ों को हम कंफर्म करते हैं। ये सारे इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। फिर आता है आपका ब्लड टेस्ट में भी एडवाइस व्हेन द क्लिनिकल इंडिकेटेड, ठीक है, कि क्लिनिकल इंडिकेशन में हमारा ब्लड टेस्ट तो आपको पता ही है कि नॉर्मल भी डिजीज में जाओ चाहे किसी में भी जाओ ब्लड टेस्ट करवाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपका कंसेंट, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी ऑब्टेन बिफोर द प्रोसीजर। द वुमेन शुड बी अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, बेनिफिट, पॉसिबल रिस्क, अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। मतलब क्या बोला है आपका कि प्रोसीजर से पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें वुमेन को प्रोसीजर, उसके बेनिफिट्स, पॉसिबल रिस्क और अवेलेबल अल्टरनेटिव्स के बारे में सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें वो समझ पाए, ठीक है। इसलिए उसे इन्फॉर्म, वही कंसेंट फॉर्म बोलते हैं ना, वो बोल रहा है ये।
फिर आता है आपका मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मेथड क्या है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP इज लीगली परमिटेड अप टू 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका कि MTP एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल तक लीगल परमिटेड होता है, ठीक है, मतलब 20 हफ्ते तक में। फिर आता है आपका अबॉर्शन कैन बी परफॉर्म आइदर मेडिकली और सर्जिकली, तो इसमें क्या बोला है आपका अबॉर्शन मेडिकल या सर्जिकल दोनों मेथड में परफॉर्म किया जा सकता है। फिर आता है आपका द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करना है मतलब MTP के लिए, ये प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है वो मेथड डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। मतलब क्या बोला है आपका कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन में सफर होता है। मतलब क्या बोल रहा है आपका कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी होगी वो जो होगी वो लेस कॉम्प्लिकेशन होगी एज कंपैरिजन टू सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये सिंपल सी बात है। फिर आता है आपका मेथड यूज्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें है आपका पहला मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन इज अ नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी यूजिंग मेडिसिन। मतलब क्या बोला है आपका मेडिकल अबॉर्शन जो होता है वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए नॉन सर्जिकल मेथड है, यानी इसमें मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फिर आता है मिफप्रिस्टोन एंड मिजोप्रिस्टोल आर कॉमनली यूज टुगेदर फॉर मेडिकल अबॉर्शन इन अर्ली प्रेगनेंसी। मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में मिफप्रिस्टोल और मिजोप्रिस्टोल कॉमनली मतलब साथ में दिया जाता है, टुगेदर यूज़ किया जाता है, मतलब साथ में किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन इज अ इफेक्टिव एंड सेफ मेथड फॉर टर्मिनेशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी अप टू 9 वीक ऑफ गेस्टेशन व्हेन यूज्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका कि ये कॉम्बिनेशन अप्रोप्रिएटली यूज़ किया जाए तो 9 वीक ऑफ गेस्टेशनल तक अर्ली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का मतलब इफेक्टिव और सेफ मेथड हो सकता है, ठीक है। ये जो आप सेकंड मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। इसमें आता है मिफप्रिस्टोल ब्लॉक द एक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। मतलब क्या बोला है मिफप्रिस्टोल जो होगा वो प्रोजेस्ट्रॉन के एक्शन को ब्लॉक करता है, जिससे प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि पता ही आपको कि प्रोजेस्ट्रॉन से प्रेगनेंसी जो होती है वो मेंटेन होती है। तो मिफप्रिस्टोल क्या करता है इस प्रोजेस्ट्रॉन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। फिर क्या बोला है आपका मिजोप्रिस्टोल कॉजेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल सॉफ्ट लाइन विच हेल्प इन एक्सपल्सन ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब मिजोप्रिस्टोल यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है जो और सर्विस को सॉफ्ट करता है, जिससे प्रेगनेंसी को एक्सपेल करने में हेल्प मिलती है। मतलब जो प्रेगनेंसी में जो आपका एम्ब्रियो है उसको बाहर निकालने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट इज अ सर्जिकल अबॉर्शन। सर्जिकल अबॉर्शन क्या बोला है इफ मेडिकल अबॉर्शन इज अनसक्सेसफुल और कॉन्ट्राइंडिकेटेड अ सर्जिकल मेथड में भी रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका अगर मेडिकल अबॉर्शन सक्सेसफुल नहीं होता तो मेडिकल अबॉर्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो सर्जिकल मेथड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो क्या बोला है नेक्स्ट मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन is a safe and effective method of uterine evacuation in early pregnancy। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन यानी MVA अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्रस को इवैक्यूएट करने का एक सेफ और इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक है। फिर क्या बोला है आपका MVA manual vacuum aspiration can generally be used up to 12 week of the gestation depending on clinical circumstance and applicable guidelines, ठीक है। MVA जनरली 12 वीक ऑफ गेस्टेशनल तक यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन ये क्लिनिकल सर्कमस्टेंस और एप्लीकेबल गाइडलाइंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो MVA यूज़ कर रहे हैं हम वो। फिर थर्ड वन इज अ मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, ठीक है। इस प्रोसीजर में क्या होता है इन दिस प्रोसीजर द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन एम्ब्रियो और फीटस प्लेजेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर रिमूव्ड बाय सक्शन यूजिंग अ मैनुअल वैक्यूम सीरीज थ्रू दी सर्विक्स, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका जो आपका मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन प्रोसीजर में जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन यानी एम्ब्रियो और फीटस प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन्स को यूट्रस से रिमूव किया जाता है। ये रिमूव जो होता है वो सक्शन के थ्रू होता है और मैनुअल वैक्यूम सिरिंज को सर्विक्स के थ्रू यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज अ सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है। क्या बोला है इट कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूम एस्पायरेशन सिस्टम अटैच टू दी कैनुला, ठीक है। सक्शन इवैक्यूएशन में एक वैक्यूम एस्पायरेशन सिस्टम होता है जो एक कैनुला से अटैच होता है, ठीक है।
फिर बोला है सर्वाइकल प्रिपरेशन मे बी डन बिफोर द प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द गेस्टेशन एज एंड क्लिनिकल कंडीशन। प्रोसीजर से पहले सर्विक्स की प्रिपरेशन की जा सकती है, ठीक है। ये गेस्टेशन एज और पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ये हम प्रोसीजर से पहले हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मिसोप्रेस्टोल में बी गिवन बिफोर द प्रोसीजर टू हेल्प द सर्वाइकल सॉफ्टनेस एंड डायलिटेशन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड क्लिनिकल प्रोटोकॉल। मतलब रिकमेंडेड क्लिनिकल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग प्रोसीजर से पहले मिसोप्रेस्टोल दिया जा सकता है, जो सर्विक्स को सॉफ्ट और डायलेट करने में हेल्प करता है। फिर आता है आपका डायलिटेशन एंड इवोकुएशन, ठीक है। डीएनई इज अ सर्जिकल मैथड यूज्ड मेनली फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, ठीक है। जो क्या होता है, डीएनई एक सर्जिकल मेथड है जो मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स फॉलो बाय रिमूवल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कॉन्सेप्शन फ्रॉम द यूट्रस। इसमें पहले सर्विक्स को डायलेट करते हैं यानी ओपन किया जाता है, उसके बाद यूट्रस से प्रोडक्ट को कॉन्सेप्शन रिमूव किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो है उसे रिमूव की सिंपल सी चीज है। सर्विक्स को डायलेट करेंगे मतलब सर्विक्स को ओपन करेंगे और यूट्रस से जो भी प्रोडक्ट्स है उसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका सर्वाइकल प्रिपरेशन इज यूजुअली डन बिफोर द प्रोसीजर टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। प्रोसीजर से पहले सर्वाइकल प्रिपरेशन की जाती है जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो वो कम हो, रिड्यूस हो उससे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डीएनई इज अ जनरली प्रिफर्ड ओवर सार्फ curettage along because routine SARF curettage is not recommended as a primary method for later gestation। मतलब क्या बोला है, लेटर गेस्टेशन के टाइम में हम क्या करते हैं, और सार्फ क्यूरेटेज, एक सिंगल सार्फ क्यूरेटेज को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, डीएनई में। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो रूटीन सार्फ क्यूरेटेज है उसे हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि लेटर गेस्टेशन में हम वो कर रहे हैं ना, अबॉर्ट कर रहे हैं बच्चा, इसीलिए, ठीक है। फिर आता है आपका मेथड यूज्ड इन द थर्ड ट्राइमेस्टर from 14 to 20 weeks pregnancy may be performed by medical method or surgical method depending on the gestation age and clinical condition, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका, 14 to 20 वीक्स के बीच प्रेगनेंसी टर्मिनेशन मेडिकल या सर्जिकल मेथड से किया जा सकता है। कौन सा मेथड यूज होगा, ये गेस्टेशनल एज और क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर बोला है आपका आफ्टर 20 वीक द मेथड ऑफ टर्मिनेशन डिपेंड ऑन द गेस्टेशनल एज इंडिकेशन एंड एप्लीकेबल लॉ गाइडलाइन। मेडिकल इंडिकेशन में बी यूज्ड इन अप्रोप्रिएट केसेस, ठीक है। क्या बोला है, 20 वीक के बाद टर्मिनेशन का जो मेथड है गेस्टेशनल एज, इंडिकेशन या एप्लीकेबल लॉ गाइडलाइंस पर ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। 20 वीक के बाद का जो टर्मिनेशन है। फिर अप्रोप्रिएट केसेस में मेडिकल इंडक्शन भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब मेडिसिन से भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 वीक से बाद का है, समझ में आया। मतलब क्या बोला है, 14 से 20 वीक्स के बीच अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना है तो मेडिकल और सर्जिकल मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड यूज़ होगा ये आपके क्लिनिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर 20 वीक के बाद अगर टर्मिनेट करना है तो ये सारी चीज़ें, उसके गेस्टेशनल एज, इंडिकेशन, आपके एप्लीकेबल लॉ, गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर 20 वीक के बाद अगर टर्मिनेट करना है, और इसमें क्या होता है, इस केस में मेडिकल इंडक्शन भी किया जा सकता है। फिर आता है आपका ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न क्या बोला है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न इन्वॉल्व द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन को आईवी रूट से एडमिनिस्टर करना। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मे बी यूज्ड टू मेडिकल इंडक्शन ऑफ लेबर टर्मिनेट इन सेलेक्टेड केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन। मतलब क्या बोला है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेबर या टर्मिनेशन की मेडिकल इंडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्या आपका ऑक्सीटोसिन। फिर आता है आपका हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर सिमिलर टू द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। इन दिस प्रोसीजर द यूट्रस इज ओपन थ्रू द एब्डोमिनल इंसीजन टू रिमूव द प्रेगनेंसी। आप देखे होंगे आईसीयू में ड्यूटी किए होंगे तब भी, कि क्या बोला है, हिस्टेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो सिजेरियन सेक्शन के सिमिलर होता है। इस प्रोसीजर में एब्डोमेन पर इंसीजन करते हैं, यूट्रस को ओपन किया जाता है और प्रेगनेंसी को रिमूव किया जाता है, अंदर के प्रोडक्ट्स को, ठीक है। फिर आता है इट इज़ रियली परफॉर्म and may be considered only the selected cases when the other appropriate method are unsuccessful and कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। ये प्रोसीजर रेयरली परफॉर्म किया जाता है, बहुत रेयर किया जाता है, सिर्फ सेलेक्टेड केसेस में ही कंसिडर किया जाता है ये प्रोसीजर, और जब अदर अप्रोप्रिएट मेथड सक्सेसफुल ना हो या कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, मतलब या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, तब हम हिस्टेक्टोमी करते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका अबॉर्शन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। इसका पीडीएफ नोट्स मैंने कमेंट्स में अपलोड कर दिया है, आप देख के जाके लिंक्स आप कॉपी करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक की क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगी विथ नोट्स। अगर चैनल को अब तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।